हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। पिछले 2 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट क्वालिफिकेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमबीए किया है। अपने करियर की शुरुआत 1994 में टाटा मोटर्स से करने के बाद इन्होंने 18 साल आईटी सेक्टर में काम किया है और फाइनली 25 साल के एक बड़े ही फुलफिलिंग करियर के बाद इन्होंने 2020 में एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना पसंद किया। इन्होंने शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत म्यूचुअल फंड से की थी और धीरे धीरे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को ही इस्तेमाल करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी एक्टिव है और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने में ये विश्वास रखते हैं और इन्हें बहुत खुशी भी मिलती है इससे। तो आज ये हमारे साथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे और हमें बताएंगे कैसे आप टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों ही जो फील्ड्स ऑफ स्टडी है इनमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन टूल्स को यूज़ करके एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो चलिए स्वागत करते हैं मिलिंद उपासनी जी का। मिलिंद जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू हियर। नमस्ते उपर्वा जी। और पहले तो धन्यवाद आपका भी है, क्योंकि मैं भी आपके चैनल का बड़ा फैन हूँ। यूट्यूब पे कंटेंट अच्छा रहता है और जैसा आपने कहा कि आप एक कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी वर्केबल स्ट्रेटेजी लोगों को मिले, तो मैं खुद ही आपका फैन हूँ। तो धन्यवाद मेरी तरफ से भी कि आप मुझे होस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया, ये मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे फैन हैं। क्योंकि जैसी आपकी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको उनके लिए इन्वेस्टिंग आसान करे, वैसी मेरी भी कोशिश है। तो वी आर बोथ अलाइंड। थैंक यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो इसके पहले कि हम जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का पूरा जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बात करें, हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं कि 1994 में आपने टाटा मोटर्स ज्वाइन किया था और वहाँ से अपना करियर शुरू किया है। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्ली डेज। हैव यू एवर मेट मिस्टर रतन टाटा और एनीवन एल्स इन द बिग इन द कंपनी, और आपका टाटा का एक्सपीरियंस क्या रहा है? एंड या टाटा मोटर वैसे देखेंगे तो मेरे लिए सबसे फेवरेट नौकरी रही है। तो किसी की भी पहली नौकरी उसके लिए सबसे बड़ी फेवरेट होती है, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है। तो टाटा से जो मैंने सीखा है, एथिक्स के मामले में बहुत सीखा है और वो पूरे करियर भर मेरे काम में आया है। तो ये जो 6 साल मैंने टाटा मोटर के साथ बिताए हैं, वो मेरी फाउंडेशन है जिसके ऊपर आगे का करियर चला है, यही मैं कहता हूँ। रतन टाटा जी के साथ एक दो बार मिलने का मौका हुआ था जब सफारी लॉन्च हुई थी। तो उस समय मैं कुछ कंपोनेंट बनाते था सफारी के, तो बातें हुआ करती थी, तो उतना उनके साथ रिलेशनशिप था। सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रहा है प्रकाश तेलंग जी का, जो उस समय जनरल मैनेजर थे उनके मैन्युफैक्चरिंग के। तो उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। सबसे ज्यादा मेरे को सीखने को मिला है टाटा मोटर से कि बिजनेस के अंदर की कहानी कैसे चलती है, कैसे कॉस्ट पे कंट्रोल करना जरूरी है, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करना जरूरी है, और किस तरीके से प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते बढ़ाते ग्रोथ की तरफ भी नजर रखनी है। तो ये जो पैराडाइम होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ग्रोथ भी होनी चाहिए और प्रॉफिट भी बनते रहना चाहिए, वो काफी कुछ वहां से सीखने को मिला। सो आपने कब ये डिसाइड किया कि अभी नौकरी वगैरह सब छोड़ के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए? सो 2020 मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद ये साल एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा होगा। इट वाज कोविड और सब घर से काम कर रहे थे, बट वाज कोविड द रीज़न या आपने पहले से ही मन बना के रखा था कि नहीं भाई अभी मार्केट्स में ही फुल टाइम जाना है? यह कैसा रहता है कि मेरे ख्याल से काफी पहले ये मन बन गया था कि अपने को लाइफ कुछ अपने तरीके से जीनी है। तो बाद में जब स्टॉक्स मार्केट के साथ इंट्रोडक्शन हुआ अराउंड 98 99, मेरे कुछ कलीग्स थे टाटा मोटर में। उस जमाने में न्यूज़पेपर में वो आखिरी के पन्ने पे छोटे छोटे डिजिट्स में आया करते थे सब। तो दिखता था लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वहां से पता चला कि इन्वेस्टिंग एक जरिया है जहां से आप कैपिटल अच्छे तरीके से जल्दी बिल्ड करके यू कैन मूव आउट ऑफ द जॉब, और बेसिकली आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है।
मैं कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को निकम्मा बन के बैठने की बात नहीं करता हूँ, वो करो जो आपको पसंद है। तो वो फीलिंग अराउंड मेरे ख्याल से एक 30 साल की उम्र में आ गई थी कि अगर नौकरी करनी है तो एक ही रीजन है, कैपिटल बिल्ड करने के लिए। नौकरी सिर्फ कैपिटल बिल्ड करने के लिए करनी है, और उसके साथ फिर इस कैपिटल को ग्रो करना है उस मोमेंट तक कि जहां से हम हैंड्स ऑफ हो करके इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हैं। तो दिमाग में एक टारगेट था अराउंड 48, आई शुड मूव आउट ऑफ इंडस्ट्री। तो उसी के हिसाब से 2020 आ गया और वहां पे कोविड भी आ गया, और गॉड्स ग्रेस रहता है कि उस समय लोगों का इंटरेस्ट भी काफी मार्केट में था। मैं ट्विटर पे आया, मैंने ट्विटर पे जो पोस्ट किया उसके ऊपर भी लोगों ने काफी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो एक कॉन्फिडेंस बन गया कि आई कैन डू थिंग्स बेटर हियर। और फिर मैं अपनी जो कोर जॉब था उसमें से निकल करके फुल टाइम में आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद इन्वेस्टिंग। और जैसा मैंने कहा कि मेरा पैशन स्टिल इज टू बिल्ड पीपल। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना जो कुछ मैंने मार्केट में 20 साल चक्की चलाई है वो पीरियड दूसरों के लिए कैसा कम कर दूं, दूसरों के लिए किस तरीके से हम ये रास्ता आसान कर सकते हैं, उस दिशा में चलने के लिए फिर मैंने कोचिंग ट्रेनिंग और फिर मैंने ट्विटर हैंडल को ड्राइव किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्केट में पैसा बनता है इस बात के ऊपर भरोसा आ जाए, सिस्टमेटिकली बनता है इस बात पे उनको कॉन्फिडेंस आ जाए, और ताकि फिर उसको ईमानदारी से कर सके, न किसी के टिप पे डिपेंडेंट हो, न किसी न्यूज पे डिपेंडेंट हो, इमोशनल हैसल्स कम रह जाए और फिर भी खुद ब खुद चला सके। तो उस तरीके से ये मेरा पर्सनल इंटेंशन, फिर उसके लिए हैंड्स ऑफ होना भी जरूरी था, तो इन्वेस्टमेंट में चले जाना, ये सब एक साथ मिलके बन गया है। तो फॉर्चुनेट इनफ आई वुड से जो पैशन है वही अभी प्रोफेशन है। दैट्स ग्रेट। तो ये बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनका प्रोफेशन और पैशन एक होता है। सो आप उन कुछ लोगों में से मतलब कुछ खुशनसीब लोगों में से एक हो। सो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आई थिंक अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर आते हैं। सो आपने हमारे लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, उसके फ्रेमवर्क पे हम डिस्कशन करेंगे, और बाद में आपने कुछ स्क्रीनर्स और प्रैक्टिकली जो आपने पूरा ये फ्रेमवर्क बनाया है बताएंगे आप हमें, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो भी आप कवर करेंगे। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उन सभी से कहूँगा कि आप ये दोनों ही एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, दोनों ही एपिसोड पूरे देखिए। बहुत बार हमें लोग कहते हैं कि ये चीज़ तो छूट गई है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 एपिसोड्स में हम ये इसीलिए कवर करते हैं ताकि ये डाइजेस्ट करना ईजी हो जाए, और आप ये दोनों ही एपिसोड्स मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पूर्वा जी, थैंक यू। तो मैं सबसे पहले मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं, और कोशिश ये रहेगी कि हम 2 हिस्सों में बात करेंगे। एक में कंसेप्चुअल्स की बात करेंगे और एक में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो एक आपका माइंडसेट डेवलप करेगा कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, और कैसा करने वाले हैं वो हम अगले सेक्शन में देख पाएंगे, राइट। तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे मेरी कोशिश है, इसमें हम ये चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को ले और उस टाइम पे ले कि वो वहां से फास्ट बढ़ रहे हो, ताकि मार्केट में हमारा एक्सपोजर कम वक्त में रहे और ज्यादा पैसा बने, राइट। मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए एक बड़ी चीज होती है कि कम से कम वक्त आप अंदर रहो और ज्यादा से ज्यादा पैसे बना करके बाहर आ जाओ। तो उस ओरिएंटेशन के साथ हम इस प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे, और एक सैंपल स्ट्रेटेजी विद स्क्रीनर में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो स्टेप्स है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक रेगुलर इन्वेस्टर के लिए मार्केट में चैलेंजेस क्या होते हैं, किस मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है, फिर उन मुश्किलों में से हम रास्ता कैसे निकालेंगे, और किस तरीके से हम एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे जो रूल बेस्ड काम करेगा, और इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्कैनर्स और अलर्ट सेट करेंगे, ताकि एक पूरी तरीके से सिस्टम मेरे हाथ में आ जाएगी और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक इंडिपेंडेंटली काम करते हुए मैं खुद ब खुद आगे ऑटोमेटिक मोड में काम कर सकूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चैलेंजेस फॉर एन इन्वेस्टर। तो सबसे बड़ा चैलेंज इन्वेस्टर के लिए ये होता है मार्केट में कि टू मेनी मूविंग पार्ट्स, बहुत चीजें होती है यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली चल रही होती है, जिनका मार्केट के ऊपर, हमारे स्टॉक के ऊपर कंटिन्यूअसली इम्पैक्ट आते रहता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बिजनेस साइकिल्स का इम्पैक्ट होता है। बिजनेस खुद, उसकी साइकिल्स ऊपर नीचे कैसे होती है, जो अगली स्लाइड्स में भी हम देखेंगे। फिर रेगुलेटर्स कुछ पॉलिसीज लाते हैं, रेगुलेटर्स कुछ कंडीशंस लाते हैं, उनके द्वारा कैसे मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस भी कभी कभी बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
फिर ग्लोबल मार्केट और लिक्विडिटी, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। यूएस में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो ग्लोबली इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड, इंटरलॉक्ड हो गई है। तो जो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, वो अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्टिंग करते हैं। वो देखते हैं कि ये कंट्री में अच्छा मौका है तो वहां जाएंगे, ये कंट्री में पीवाई बढ़ गया है, वैल्यूएशन बढ़ गया है, तो वहां से निकल करके अब कौन सी सस्ती कंट्री, वहां जाएंगे। तो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में इन्वेस्टिंग का काम चल रहा है। तो इसके कारण हम और ग्लोबल मार्केट इंटरकनेक्टेड है। और लिक्विडिटी भी जो आती है, बेसिकली मार्केट को चलाने के लिए ये चाहिए कि लोगों के पास पैसा हो ताकि वो और महंगे कीमत पे चीजों को खरीदे। तो ये लिक्विडिटी भी जो फ्लो होती है बैंकिंग रेट्स के कारण, कैसे होती है, क्या होता है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर, हमारे स्टॉक्स के ऊपर आता है। उसके बाद ऑपरेटर्स के ऊपर नजर रखनी होती है, बड़े बड़े एचएनआईज के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, एफआईआईज के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि वो लोग कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को मिला कर करके अगर आप देखें तो इतना डायनामिक्स चल रहा है यहाँ पे कि डर सा लगता है कभी कभी कि यार बाप रे, अब क्या होगा अगर ये न्यूज आ गई, अगर वो न्यूज आ गई, अगर सेबी ने ये रूल डाल दिया, या जो ऑपरेटर है उसने किसी में पंप और डंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब पहचानना, ये कंटिन्यूअसली इतना नॉइस क्रिएट कर देता है आजू बाजू। उस शोर में बहुत बार कियोस हो जाता है। एक अच्छा चलता हुआ स्टॉक हम डर के मारे छोड़ देते हैं। कई कई बार क्या होता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया लेकिन उसी दिन बुकिंग आ जाती है, तो लगता है कि अरे मैंने कुछ शायद रिजल्ट में गलत देखा है, और मैं उसमें से निकल आता हूँ, अगले दिन देखता हूँ तो फिर शेयर भागने लगता है। तो ये सब चीजें रेगुलरली होती रहती है जो काफी केओस और नॉइज क्रिएट कर सकती है। इनमें से काफी चीजें जेन्युइन वेरिएबल्स भी हैं और काफी चीजें एक नॉइज है जो कभी कभी मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, इनके इम्पैक्ट से भी चलती है। तो इन सब के ऊपर कंट्रोल रख करके हमको हमारे स्टॉक को लेना है, उसके साथ संभल करके चलना है, जो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। अब इस चैलेंजेस को मीट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको सबसे पहले स्टडीज देखनी होंगी कि देर आर सर्टन बॉडीज ऑफ नॉलेज जिसका हम यूज करके मार्केट में अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं, अच्छे वक्त पे ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस का अप्रोच है, फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच है और टेक्नो फंडा अप्रोच है। ये एक अप्रोच है। फिर इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो फिर कंफ्यूजन आ जाती है। आप ट्रेंड फॉलोइंग भी कर सकते हो, आप स्विंग भी कर सकते हो, आप इंट्राडे भी कर सकते हो, एफएनओ भी कर सकते हो। तो इतने सारे स्टाइल्स और ऑप्शंस भी आपके सामने आ जाते हैं। तो एक तरफ इतनी सब कंफ्यूजन है कि इतने सब चीजें इम्पैक्ट करते हैं, और इनसे अगर फाइट करना है तो इतने सारे अप्रोचेस के से कोई भी आप चुन करके मार्केट में काम कर सकते हो। तो ये भी मेनी वेरिएबल्स, मेनी अप्रोचेस, ये अलग तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। और इस सब में एंड में क्या होता है कि आदमी की साइकोलॉजी जो है वो काफी हद तक इम्पैक्टेड हो जाती है। मैं जो कुछ भी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ वो मेरे लिए चल रही है, मैं जिस तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूँ वो मेरे लिए चल जाता है, विजय केडिया जी जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए चल जाता है, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। कई लोग मार्केट में स्टॉक को 20% 50% गिरता हुआ देख सकते हैं, उनको डर नहीं लगता है। कुछ लोगों को 5% भी एक दिन गिरे तो हिल जाते हैं, राइट। कुछ लोगों का कैपिटल बहुत है तो उनके लिए 1% 1 करोड़ हो जाता है, तो उन्होंने किसी भी स्टॉक में 1 करोड़ डाल भी दिया तो भी उनको डर नहीं लगता है। लेकिन जिसका पोर्टफोलियो ही 3 करोड़ का, अगर वो 1 करोड़ एक स्टॉक में डाल दे तो उसके लिए डर अलग हो जाता है। तो हाईली पर्सनलाइज सा हो जाता है आपका मार्केट के साथ डील करना। और आखिरी में रहता है आपका ऑक्यूपेशन प्रोफाइल क्या है। अगर आप नौकरी करके ये सब कर रहे हैं तो एक अलग लिमिटेशन है आपके पास कि आपके पास स्टडी करने के लिए वक्त कम है, मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए वक्त कम है। वही अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आप पूरा दिन स्क्रीन को देख सकते हैं, आप इंट्राडे एफएनओ भी कर पाते हैं। तो आप ठीक तरीके से देखेंगे तो काफी ऑप्शंस हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं मार्केट में, और काफी चीजें हैं जो रिस्क खड़ी कर सकती है आपके अगेंस्ट। तो ये पूरा जो केओस का माहौल है ये एक इन्वेस्टर को बहुत सॉलिडली चैलेंज कर देता है। लोग काफी उत्साह के साथ, काफी मोमेंटम के साथ मार्केट में उतरते हैं कि मैं पैसा बनाऊंगा यहाँ पे, लेकिन 3 4 5 6 महीने, या अगर 2022 जैसा साल हो तो एक झटके में वो मार्केट छोड़ के निकल जाते हैं, या 2020 का पहला क्वार्टर। तो ये सब झेलना एक अलग तरीके की, मैं कहता हूं कि कसरत हो जाती है इन कॉम्प्लिकेशंस के बीच में काम करना। तो
इन चैलेंजेस के बीच में से मैं कैसा रास्ता ढूंढता हूं, आप कैसा रास्ता ढूंढ सकते हैं, वो अभी हम अगले इसमें बात करेंगे। तो अभी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब मैंने खुद देखा कि इतने सारे वेरिएबल है, इसमें से काम कैसे निकाले, तो काम निकालने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आपके पास एक फोकस्ड फ्रेमवर्क हो। माना माना के चारों तरफ नॉइज है, केओस है, लेकिन हमको खुद को फोकस्ड और शांत रहना है, तभी यहाँ पे पैसा बनेगा। अगर हर चीज का इम्पैक्ट हम दिन भर लेते रहेंगे ना, तो कंफ्यूजन ही बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस ही कम होगा, मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल और नामुमकिन सा होता जाएगा। तो इस चीज को फाइट करने के लिए मैंने खुद ने एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया है, जो मैं खुद यूज करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ स्लीप फ्रेमवर्क। बाय द वे, अगर ट्विटर हैंडल पे आप जाएंगे तो मेरा नाम लेजी टर्टल है, और मैं स्लीप फ्रेमवर्क यूज करता हूँ। क्योंकि जितना मैंने देखा है, आप गड़बड़ गड़बड़ करोगे मार्केट में, रश इन करोगे, उतनी रिस्क आपकी बढ़ती है। तो सबसे अच्छा है कि आप आराम से देखो, एक डिस्टेंस से देखो मार्केट को, उसको समझो, फिर बराबर टाइम पे आप एक्शन लो। तो इसको चलाने के लिए आपको ये स्लीप फ्रेमवर्क के ऊपर एक्सपर्टीज बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है, जो कि मैंने खुद ने किया एज माई अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट। तो ये स्लीप फ्रेमवर्क क्या है? अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, तो 5 चीजें आपको परफेक्टली करनी है, सिर्फ 5 चीजें ही परफेक्टली करनी है, बाकी सब इररिलेवेंट है। नंबर 1, आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। ये स्टॉक आप फंडामेंटल बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टेक्निकल बेसिस पे भी। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप लेंगे, तो आपको जो रैली मिलती है ना, वो एक स्टेडी रैली मिलती है। क्योंकि जब भी करेक्शन आता है, उसको खरीदने के लिए बाजू में आपको लोग मिल जाएंगे, वो करेक्शन में से स्टॉक उभरेगा और फिर चल पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक रिसेंटली जो रैली चल रही है, इसके अंदर अपना जो स्टॉक है सूर्या रोशनी। तो सूर्या रोशनी का आप स्टॉक देखेंगे, उसकी मूवमेंट देखना, आपको दिखेगा कि इसमें करेक्शन भी आता है, लेकिन खरीदने के लिए लोग भी आ जाते हैं, फिर चल पड़ता है। फिर और एक स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इसमें काफी टाइम से बातें चल रही है कि ये बहुत ही ओवर हीटेड है, लेकिन फिर भी गिरता है। फंडामेंटल्स लोगों को पसंद आते हैं, खरीदते हैं, फिर वो चल पड़ता है। तो इसलिए फंडामेंटल का अच्छा होना, उम्दा होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है, आपका लेवल हेडेड माइंडसेट होना चाहिए। मार्केट में कुछ भी हो जाए, आपको आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। काफी स्ट्रेटेजीज है, जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि बहुत पैसा बनता है, लेकिन जब करने जाते हैं ना, तो हम उस स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करते, कहीं पे डर जाते हैं, कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और उसी स्ट्रेटेजी को छोड़ करके हम अलग सा अपना काम करने लग जाते हैं, फिर हमारे रिजल्ट्स बिगड़ जाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि आपका मार्केट में काम करते वक्त माइंडसेट जो है पूरा लेवल हेडेड होना चाहिए। मेरे ये रूल्स हैं, इनको मैं फॉलो करूंगा, इनके सिवाय मैं कुछ नहीं करूंगा। आपके दिमाग में यही रखना है। एक डायलॉग है ना कि मैं, अगर मेरे को सिग्नल मिल जाए तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये जो सलमान खान का डायलॉग है कि अगर मैं कमिटमेंट कर दूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो वैसा ही है कि मैंने अगर मेरे रूल बना लिए और उसने सिग्नल दे दिया है, तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, मैं उसको फॉलो करूंगा। फॉलो कर। ये लेवल हेडेड माइंडसेट पूरी तरह से बिल्ड करना है, अदरवाइज आपकी पूरी जो मेहनत है, आपकी पूरी जो रिसर्च है, वो जीरो हो जाती है एन मौके पे। ओके। फिर तीसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कि अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, रूल्स भी बना लिए, उनको फॉलो करते वक्त एकदम परफेक्ट टाइम पे एंट्री करनी है आपको। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप डव्स थ्योरी देखेंगे, तो आपको मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो एक ही स्पॉट पे एंटर करना है, और कहीं एंटर करोगे तो पैसा बनना मुश्किल हो जाता है। वो क्या है? जब प्राइस करेक्ट होती है, लोगों को अट्रैक्ट होती है, साइडवेज कंसोलिडेशन में जा करके स्टॉक मूव करना शुरू कर देता है। आपको इसी स्पॉट पे पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट में, आइडियली खास करके मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। अगर आप गिरते स्टॉक में करेंगे तो आपको रुकने के लिए पेशेंस लगेगा। अगर आप साइडवेज स्टॉक में करोगे तो आपके काफी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आपका स्ट्रेटेजी पूरा बिगड़ सकता है। और तीसरा, बहुत दूर भागे हुए स्टॉक को लेने जाओगे तो फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग की भी रिस्क बढ़ जाएगी। तो ये जरूरी है कि आप आपका टाइमिंग सुनिश्चित करें। काफी लोग बॉटम फिशिंग करते हैं, तो उनके लिए टाइमिंग अलग होगा। काफी लोग ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, उनके लिए टाइमिंग अलग होगा। जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए टाइमिंग अलग होगा। तो आपकी स्टाइल के मुताबिक वो टाइमिंग डिसाइड करिए, वो रूल डिसाइड करिए, उसके साथ काम करिए। फिर अगला जो सी है, अगला ई है, आपके एग्जिट का टाइमिंग बहुत जरूरी है। अच्छे से अच्छा स्टॉक मार्केट में गिरता है,
ये बात मान लीजिए, जब मैं भी नया था मार्केट में लगता था कि अरे वाह एशियन पेंट पे बैठ गए अभी तो पैसा बनता रहेगा। वैसा नहीं होता है। मौसम यहाँ पे हर स्टॉक का बुरा आ जाता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सबका कहीं ना कहीं जाकर के गाड़ी फंस जाती है, भले ही कोई भी स्टॉक एक दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जाता। नहीं जाता है वो। ये मार्केट में एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि मार्केट जब एक डायरेक्शन में जाता है ना तो आपका माइंडसेट और बायस बना देता है आपको। जब वो ऊपर जाता है तो आपको लगता है ये हमेशा ही ऊपर जाएगा, तो आप उस ओवर कॉन्फिडेंस में महंगा खरीदते हो और लूज करते हो। फिर जब वो गिरता है तो आपको डरा देता है, इतना डरा देता है कि मार्केट रिकवर भी हो जाए ना तो भी आप उस बायस में फंसे हो कि नहीं नहीं मार्केट अभी गिरने वाला है। वहां से भी आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। राइट। तो अपने को इस बायस में नहीं आना है, अपने को हमेशा एक क्लियर कट माइंडसेट रखना है कि जो चढ़ रहा है वो एक दिन गिरेगा। उसको गिरने के लिए आपको परफेक्टली टाइम करना होगा। तो इसके टाइम करने के अलग अलग एग्जिट स्ट्रेटेजीज है। कुछ लोग टारगेट एग्जिटिंग करते हैं कि इस रेजिस्टेंस पे पहुंचू तो निकल जाऊंगा। कुछ लोग ट्रेलिंग करते हैं कि इस वीकनेस पे आ जाए तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। कुछ लोग फंडामेंटल्स के बेसिस पे एग्जिट करते हैं, लेकिन एग्जिट करना जरूरी है। अदरवाइज आप आईएक्स जैसे स्टॉक में फंस सकते हो, लॉरेस लैब जैसे स्टॉक में फंस सकते हो। अच्छे बिजनेस का भी बुरा वक्त आता है, आपको बता के नहीं आएगा। लोग हाइड करते हैं, अगर बैड न्यूज आती है तो वो पहले बेच देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि अरे मैं तो फंस गया हूं। तो इसलिए आपको खुद को नजर रखनी है और आपकी स्ट्रेटेजीज में क्लियर होना चाहिए कि कब मैं स्टॉक में से एग्जिट करूंगा। एक बड़ा एग्जिट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, वो है स्टॉप लॉस एग्जिट। इसको मत भूलना। तो ये चौथा ई है जो हमारे फ्रेमवर्क का पिलर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पोर्टफोलियो साइजिंग। ये बहुत ही क्रिटिकल है। काफी लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बात बात में वो लोग की जो पोर्टफोलियो ऐसे फूल जाते हैं उसमें 40 प्लस स्टॉक आ जाते हैं। अब 40 प्लस स्टॉक आने के बाद क्या आता है, इनमें से कोई 40 में से एक स्टॉक तो है जो 6% ऊपर जा रहा होगा उस दिन के लिए, तो उनको बहुत खुशी होती है, अरे वाह ये स्टॉक चढ़ गया मेरा तो पैसा बन रहा है। लेकिन पोर्टफोलियो खोल करके देखते हैं तो उस दिन नुकसान हो रहा था, क्योंकि इस एक स्टॉक के ऊपर उनका एलोकेशन जो है वो सिर्फ सिर्फ 0.2% का है। तो इसने आपको फील गुड तो करा दिया दौड़ करके, लेकिन बाकी के बचे हुए 99.8% की जो कैपिटल है वो अलग स्टॉक में फंसी है जो चल नहीं रही है। तो आपका एलोकेशन भी बहुत जरूरी है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना एक आर्ट है जिसको टाइम लगता है परफेक्ट बनने में। हाईली डाइल्यूटेड पोर्टफोलियो तो आपको हमेशा फंसा के रख देगा। आपको एक बैलेंस्ड ऑप्टिमम साइज पे पोर्टफोलियो बनाना प्रैक्टिस करना होता है, वो भी आपको परफेक्शन में लाना पड़ता है। तो ये 5 चीजों का ही सिर्फ खेल है मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करें, राइट टाइम पे एंटर करें, राइट टाइम पे एग्जिट करें, अच्छे अमाउंट से उसको एलोकेट करें ताकि आपकी रिस्क बैलेंस होती रहे और आपको जो क्वांटम लीप मिलेगी वो भी अच्छी मिलती रहे। और एंड में ये सब मसाला संभालते हुए खुद का दिमाग शांत और रूल बेस्ड रखें। ये स्लीप फ्रेमवर्क है। आप इसमें से छोड़ के मुझे छठवां पॉइंट दे देना जो आपके पोर्टफोलियो को आगे लाने के लिए जरूरी है, मैं देखता हूं उसको फिर क्या करना है। ये सिर्फ 5 चीजें हैं। इनमें आप खुद देखेंगे कि यहाँ मेरा वीकनेस है तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा, कभी लगता है यहाँ पे वीकनेस है तो यहाँ काम करूंगा, लेकिन हर एक पिलर को आप धीरे 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 करके मजबूत करते जाइए। आई एम श्योर आप मार्केट में पैसा बनाना चालू कर देंगे। तो ये स्लीप फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर मैंने फोकस लाने के बाद से मेरा काफी कुछ अप्रोच इंप्रूव हुआ है। काफी कोई जो नॉइज है मार्केट का जो मेरे दिमाग को खराब करता था वो भी कम हो गया है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि मेरे पास फ्रेमवर्क तो आ गया है कि मुझे ये 5 पिलर्स के ऊपर काम करना है, लेकिन ये जो 5 पिलर्स है ना, इनको डिजाइन करना आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। वो स्ट्रैटेजीज क्या है, वो बेसिकली है कि आप मार्केट में किस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट अलग होंगे, स्टॉक का फंडामेंटल भी अलग होगा। जैसे मैं बताता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका एंट्री एग्जिट जो है वो वीकली चार्ट्स के ऊपर डिसाइड होगा या मंथली चार्ट्स के ऊपर डिसाइड होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। फंडामेंटल्स में अगर आप जाएंगे तो आपकी नजर वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वैल्यूएशंस मुझे कम चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है जो सस्ते में मिल रहा है। राइट। और दूसरा क्या होता है, लेकिन इस सस्ते को अगर हम लेने जाए तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला वहां पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्टॉक नीचे से आते आते धीरे धीरे आने वाला है। राइट। तो
आपका अगर माइंडसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है तो आपके लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट स्टॉक सिलेक्शन अलग होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका साइकोलॉजी इनमें से किस अप्रोच के ऊपर आता है। तो इनको मैंने अलग अलग एनिमल्स के नाम से ऊपर से कैरेक्टराइज किया ताकि इससे ना पहचानने में आसान हो जाती है कि मैं किस टाइप के स्टॉक को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं इंट्राडे में काम कर रहा हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि मेरा फंडामेंटल स्किल कम रहा तो भी चलेगा, टेक्निकल स्किल्स बहुत हाई होना जरूरी है, क्योंकि आपको फटाफट डिसीजन लेना है। मोमेंटम एक एक दो मिनट में आकर के चला जाता है। जैसे आज ऑप्शंस में सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो जो सी है वो करीब करीब 25% भागा था। तो उस 25% को आपने एक ही मिनट में भुना लिया, बहुत हो गया, उसके बाद वो करेक्ट होता बैठा। तो ये आपको पकड़ने के लिए टेक्निकल स्किल्स जरूरी होती है। स्क्रीन टाइम आपको हाई लगता है, कॉर्पस आपको कम रहा तो भी चलता है, क्योंकि आप ऑप्शंस जैसी चीज पे काम कर रहे हो, वहां से भी आपको मल्टीप्लाइज में रिटर्न मिलकर के आप चले जाते हैं। डाउन साइड रिस्क बहुत हेवी होती है क्योंकि वोलेटिलिटी हाई रहती है, राइट। दूसरा फिर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग पे आएंगे, जिसको हम आज कवर करेंगे। तो इसमें फंडामेंटल स्किल थोड़ा कम रहा तो भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे भी हाई चाहिए। स्क्रीन टाइम मॉडरेटली हाई चाहिए, दिन में एक बार तो देखना जरूरी है। कॉर्पस छोटा रहा तो भी चलेगा, क्योंकि आप रिस्क कम लेकर के इसमें बढ़ते हैं। और सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी मेरी है, जो कि मुझे बहुत ही बैलेंस्ड और पसंद आती है मुझे, वो है मिड टर्म टर्टल्स, या इसको कहते हैं मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हम लोग ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ट्रेंड का पता चल चुका होता है, एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ पे स्टॉक आ जाता है, और वहां से हम उसके साथ रैली करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम भी है, फंडामेंटल इसके लिए थोड़ा ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि हम ब्रेकआउट से पहले रह रहे हैं। तो ब्रेकआउट बनने के रीजन स्ट्रांगली पता होने चाहिए। स्क्रीन टाइम थोड़ा मॉडरेट रहेगा तो चलेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी इस पॉइंट पे भी कम होती है, डाउन साइड रिस्क भी मॉडरेट होती है। तो आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें सबसे पहले देखिए कि आप कितना स्क्रीन टाइम आप दे सकते हैं, कितना कैपिटल आप लगाने वाले हैं, साइकोलॉजिकली आप कितना वोलेटिलिटी झेल सकते हैं। ये सब आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इस प्रोफाइल के बाद आपको सीखना क्या है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इस लेवल तक सीखिए, अपने आप को बनाइए, और फिर जो स्ट्रेटेजी आपने ली, जैसे आपने डिसाइड किया मैं टाइगर्स पे काम करूंगा, या मैं टर्टल्स पे काम करूंगा, या मैं स्नेल्स पे काम करूंगा, तो उसके मुताबिक अपना जो स्लीप फ्रेमवर्क है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रूल्स डिसाइड करिए। तो फ्रेमवर्क पिलर यही है, 5 है, लेकिन जिस जिस स्ट्रेटेजी पे आप काम करेंगे वो आपकी साइकोलॉजी डिसाइड करेगी, आपका कॉर्पस डिसाइड करेगा, आपका लाइफस्टाइल, कितना देर आप स्क्रीन को देख सकते हैं, वो डिसाइड करेगा। तो इन दोनों को मैप करके फिर आगे जाकर के आप अच्छा सा एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क बना सको। मेरी बात करेंगे तो मेरा सबसे फेवरेट टर्टल्स है बाय द वे, क्योंकि इसमें मुझे झटके कम लगते हैं और थोड़ा आराम सुकून रहता है। आपका तो जो ट्विटर हैंडल है उसका नाम ही लेजी टर्टल्स है, तो उसी से हमने अंदाजा लगा लिया कि वही होगा। राइट। इसमें ये रहता है ना कि आपने एक बार देख लिया मार्केट साइडवेज जा रहा है, कुछ होना नहीं है, यू कैन टेक अ ब्रेक बिकॉज यू आर नॉट इनटू दैट स्प्लिंटर्स ऑफ मूवमेंट, राइट। अभी हम आगे कोशिश करेंगे कि ये समझ में आ गया कि मार्केट के वेरिएबल से दूर कैसे रहना है। तो उससे हमें दूर रहना है एक फ्रेमवर्क समझ करके, दूसरा अपनी साइकोलॉजी को सूट करते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को सूट करते हुए, कॉर्पस को सूट करते हुए, लाइफस्टाइल को सूट करते हुए एक मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली कि जिसके ऊपर मैं काम करूंगा, लेट इट बी टाइगर्स, टर्टल्स और स्नेल्स और वॉट एवर इट इज, राइट। अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम मोमेंटम की, ठीक है। तो अब आप भूल जाइए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, अब भूल जाइए इंट्राडे क्या होता है, अब भूल जाइए ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है। अब हम सिर्फ बात करेंगे कि मैं अगर मोमेंटम स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा तो कैसे मैं मार्केट को स्टडी करूंगा और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते जाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ पैराडाइम्स डिजाइन किए। पैराडाइम्स यानी एक परिपेक्ष है, एक कंटेक्स्ट है, जिसके थ्रू आपको मार्केट को देखना, बिजनेस को देखना, स्टॉक को देखना समझ में आना चाहिए। इनके थ्रू अगर आप मार्केट के देखेंगे ना तो आपको एक ग्रिप आ जाएगी, एक स्टडी आपका बिल्ड होगा, उसकी ये कोशिश है, राइट। तो सबसे पहले हम मार्केट में जब भी काम करते हैं तो हमको मैक्रो साइकिल का पैराडाइम समझना बहुत जरूरी होता है। माइक्रो साइकिल्स जो है इनको मैं 4 साइकिल्स में डिवाइड करता हूँ, मेनली डिमांड साइकिल बिजनेस की, फिर कमोडिटी साइकिल्स, फिर लिक्विडिटी साइकिल और मार्केट के फेजेस की साइकिल। ये क्या होती है हम अभी अगली स्लाइड पे इसको डिटेल से देखेंगे।
तो जब माइक्रो साइकिल्स में हम देखते हैं तो कोई भी बिजनेस को अगर हम लेते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि मार्केट ऐसी जगह है जहां पैसा पैसे को चेस करता है। पैसा उसी जगह लगता है, उसी बिजनेस में लगता है जो पैसा बना रहा है। ये पैसा कैसे बनता है? तो ये मेनली बनता है आपके अर्निंग्स से। अगर बिजनेस में आपके अर्निंग्स अच्छे हैं और अच्छे रहने के चांसेस भी बढ़ते हुए नजर आते हैं तो मार्केट में लोग इस स्टॉक को चेस करेंगे और इसीलिए मोमेंटम में ये स्टॉक आ जाता है, राइट। तो ये जो अर्निंग्स है इसको आप देखेंगे तो ये फंक्शन हो जाती है आपके प्रॉफिट्स की। और प्रॉफिट कैसे बनता है? सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस से। आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, किस वॉल्यूम पे सेल कर रहे हैं और उसकी लागत कितनी लग रही है आपको बनाने में। तो ये जो सेल जो इंप्रूव होता है वो मेनली इंप्रूव होता है डिमांड साइकिल से। अगर आपके समझिए आज हम ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं तो काफी डिमांड नजर आती है, रेलवे सेक्टर को देखते हैं तो काफी डिमांड नजर आती है, लेकिन फार्मा सेक्टर को देखते हैं तो उतनी डिमांड नहीं है। फार्मा सेक्टर की डिमांड कब अच्छी थी? 2020 में, जब पूरी जोरों पे कोविड था। कोविड के एपीआई, दौरान। हाँ एपीआईज हमको लग रहे थे। आज वो कंपनियां देखेंगे तो कहीं नहीं है। उस समय की वो डार्लिंग्स थी। ऐसा लगता था कि इनके साथ बैठे रहो 4 साल पैसा बनेगा। बाय गॉड्स ग्रेस वैक्सीन आ गया, सब धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो ये डिमांड साइकिल को समझना बहुत जरूरी है और मैं खुद इस पे स्टडी कर रहा हूँ। बाय द वे मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में सबसे डिफिकल्ट चीज है मुझे मार्केट में डिमांड साइकिल फोरकास्ट करना, कि आगे जाकर के किस सेक्टर की डिमांड आने वाली है। ये एक बहुत ही फोरकास्टिंग का मॉडल है जिसमें आपको काफी इनग्रेन होना पड़ता है उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस लाइन में, तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये आगे जाकर के इसकी डिमांड आने वाली है। और बहुत सारा डेटा भी चाहिए उसके लिए। हाँ जी, इसलिए जनरली आप देखेंगे कि जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके पास ये सब हो जाता है क्योंकि उनके पास उतना मैन पावर है, उतने लोग हैं। फिर इनको चेस करके हम कुछ रिपोर्ट्स में तो पता कर लेते कि भाई हाँ ये डिमांड में आ जाएगा, है ना। तो ये डिमांड साइकिल समझना सबसे पहले जरूरी है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स भी बढ़ने वाले हैं और कंपटीशन भी कम है बनाने वालों की, सप्लाई करने वाले की, तो और दुगना आपका प्रॉफिट बनेगा क्योंकि आपको प्राइसिंग लिवरेज भी मिल जाता है। तो डिमांड साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। ये एक माइक्रो साइकिल है जो हमको समझनी चाहिए। दूसरी साइकिल है कि सेल्स तो बढ़ गया लेकिन अगर लागत भी बढ़ रही है तो क्या होगा? अर्निंग्स पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, अर्निंग्स नीचे आते रहेंगे। तो ये लागत कहाँ से बढ़ती है? लागत बढ़ती है आपकी कमोडिटी साइकिल से। कमोडिटीज में क्या आता है? कमोडिटीज में जैसे हमारे पास आ जाता है मेटल्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास गैस आ जाता है, फिर हमारे पास क्रूड आ जाता है, राइट। तो इनसे क्या हो जाता है कि इन चीजों की अगर लागत बढ़ गई है तो धंधा बढ़े भी ना तो भी मार्जिन नहीं बढ़ता है, प्रॉफिट उस हद तक नहीं बढ़ता है। तो कमोडिटी साइकिल्स को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखेंगे कि कॉटन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे तो टेक्सटाइल्स के मार्जिन्स नीचे आ गए थे। अभी क्या हो गया कि कॉटन्स के प्राइसेस करेक्ट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से डिमांड भी नीचे आ गई है। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी में दोनों का जिंगो जिंगो चलता रहता है, राइट। तो ये समझना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ऑटो मेकर्स फायदे में है क्योंकि जब स्टील के प्राइसेस बढ़े थे इन्होंने प्राइस इंक्रीजेस ले ली, लेकिन स्टील के प्राइसेस कम हो गए, इन्होंने प्राइस तो रिड्यूस नहीं किए हैं। तो इनके मार्जिन्स का जो बेनिफिट है वो इनका बढ़ रहा है। जैसे क्रूड के रिफाइनरीज हैं तो रिफाइनरीज को भी क्या हो गया था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि इस रेट तक ही आप बेचोगे, राइट। 120 रुपए या 110 रुपए प्रति लीटर ही आप पेट्रोल दे पाओगे। अब क्या हो गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस गिर गए हैं लेकिन गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया है कि आप 110 120 पे ही सेल करिए ताकि आपका जो लॉस हुआ है, मार्जिन लॉस उस समय का, वो अभी रिकवर हो जाए। कम रिकवर हो जाए। तो ये कमोडिटी साइकिल्स को समझना भी जरूरी है, नहीं तो डिमांड भी बढ़ रही है और कमोडिटी की भी प्राइस बढ़ रही है तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा बड़ा मैक्रो है और जो बहुत ही मेजर मैक्रो है वो है लिक्विडिटी साइकिल्स। तो पैसे से ही मार्केट चलता है। अगर आप पैसा नहीं आने दोगे मार्केट में तो मार्केट रुकना शुरू हो जाता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। तो ये टिपिकली एक ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि सेंट्रल बैंक जो है उनका एक स्ट्रगल चल रहा होता है कि वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करे। ग्रोथ तो सबको चाहिए, सबको चाहिए कि धंधा जोरदार हो, प्रॉफिट बहुत बढ़े, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बढ़ जाता है सबकी सैलरीज बढ़ जाती है। वो आमदनी बढ़ने के कारण अगर महंगाई भी बढ़ जाए तो भी अफोर्डेबल हो जाता है और महंगाई धड़ 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 करके बढ़ जाती है। जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो ये लोग जिन्होंने इतना प्रॉफिट बनाया था वो दिन
आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो महंगाई बढ़ने के कारण आगे लोग खरीदना कम कर देते हैं और साइकिल रिवर्स हो जाता है। तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस रखने का काम सेंट्रल बैंक्स करते हैं। और ये बैंक्स कैसे करते हैं? सेंट्रल बैंक्स थ्रू द इंटरेस्ट रेट साइकिल्स। द मोमेंट ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है कि लोगों को एफडीज में पैसा अच्छा मिल जाता है, बॉन्ड मार्केट में पैसा अच्छा मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोग क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कम कर देते हैं, तो उनके पास रेसिडुअल इनकम जो मार्केट में लगाते थे वो कम हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बदले आप कैश से देना चालू कर दिया आपने। तो लिक्विडिटी साइकिल जो है वो मार्केट को जोरदार जैम कर देती है। जैसे आप देखोगे, हमने अक्टूबर 2021 में टॉप बनाया है, और वो टॉप आप देखेंगे इसलिए बन गया क्योंकि उसके आगे रेट हाइक्स आना शुरू हो गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कोविड रिकवरी के बाद जोरों से बढ़ गया था। लोग अंधाधुंध खर्चा करना चालू कर दिया था, तो ये डिफरेंशियल क्रिएट होकर के, और वहां पे जैसे ही इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना चालू किया, मार्केट में से पैसा निकलना शुरू हो गया और पूरा 2022 हमारा नीचे नीचे साइडवेज साइडवेज टू डाउन गया है। और जैसे ही दास साहब ने इस बार इंटरेस्ट रेट रोक दिया, आप देखिए मार्केट कहाँ है। राइट। ये लिक्विडिटी साइकिल समझना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर नहीं समझे तो आप पागल हो जाओगे मार्केट में। आपको लगेगा अरे मेरी स्ट्रेटेजी 2020 में ऐसी जबरदस्त चल रही थी, 2021 में ऐसी चल रही थी, ये 22 में क्यों नहीं चल रही है। आपका कॉन्फिडेंस हिट हो जाएगा। तब आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, माहौल बदल गया है, वक्त वक्त सही वक्त नहीं बदल है। गया। आप वो धूप गिर गई और फिर भी रेनकोट पहन के चल रहे हो तो पसीना निकल रहा है। तो जनरली मेरी ये थियरी है कि आपके जितने भी अच्छे स्टॉक्स है पोर्टफोलियो के, वो आपके अलमीरा में रखिए। जैसे जैसे सीजन आएगा उनको लेना और छोड़ना शुरू करिए, वैसा मार्केट चलता है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट से हट के रहिए, बाजू में रहिए तो भी चलेगा। सेफ्टी इज बेटर इन सच केसेस। तो लिक्विडिटी साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप सीरियसली मार्केट में पैसा खो दोगे। जितना पैसा बना था ना 2020 में, वो 22 में काफी लोगों ने डैमेज कर दिया, क्योंकि वो अननेसेसरी झगड़ते बैठे। क्योंकि इन्वेस्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं है तो स्टॉक तो ऊपर जाएगा नहीं। अगली साइकिल जो जरूरी है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझनी पड़ती है, जिसको हम डर्व्स थ्योरी में थियरी ऑफ मार्केट फेजेस बोलते हैं। तो ये साइकिल कैसी होती है? तो उस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो ये एक स्टेज डायग्राम है। ये आपको दो फेमस बुक्स में मिलेगा। एक बुक है हाउ टू मेक मनी, बेसिकली मेकिंग प्रॉफिट्स इन बुल्स एंड बियर मार्केट, स्टैन विंस्टन की बुक में होगा ये। और दूसरा आपको मिलेगा ये मार्क मेनरवेनी की बुक में। तो ये डर्व्स थ्योरी का जो अप्रोच है, ये साइकिल आपको समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में प्राइसेस जो स्टॉक्स के चढ़ते उतरते कैसे हैं। इस साइकिल्स में मेनली क्या रहता है कि आपका प्राइस बहुत बढ़ जाता है स्टॉक का, तो वहां पे रिस्क बढ़ जाती है। रिस्क बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, वहां से लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। जब प्राइस काफी गिर जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ जाती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आने के बाद इस स्टॉक में बड़े बड़े इन्वेस्टर, एचएनआईज, इंस्टीट्यूशंस पैसा डालना शुरू करते हैं। यहाँ से फिर आपको ब्रेकआउट मिलता है। इस ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक लेवल पे आकर के फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और मार्केट गिरता है। ये साइकिल को आपको समझना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टॉप पे लोग बेचते हैं, प्राइसेस गिरती हैं, फिर लोग ढांढस बनाते हैं कि ये स्टॉक को खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, और एक कॉन्फिडेंस आने के बाद वो स्टॉक दौड़ता है। ये साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी है, मार्केट भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका स्टॉक यहाँ पे खड़ा है ना, जैसा अनफॉर्चुनेटली टाटा एलेक्सी था, सब कुछ अच्छा था उस माहौल में, फिर भी उसको गिरना पड़ा क्योंकि बहुत महंगा हो गया था। तो ये आपको एक साइकिल जो है डव्स थ्योरी में थ्योरी ऑफ मार्केट फेजेस में आ जाती है, या वाइकॉफ्स की भी आप थ्योरी पढ़ोगे उसमें भी आ जाती है। तो ये एक चौथी साइकिल है जो आपको अच्छे से समझनी चाहिए मार्केट में अपने सेटअप्स को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए। राइट। तो मैक्रोज में 4 साइकिल समझनी है। डिमांड साइकिल, कमोडिटी साइकिल जो कि कॉस्ट साइकिल है वैसे देखेंगे तो, फिर आपको देखनी है लिक्विडिटी साइकिल, कैश कैसे फ्रीली अवेलेबल है या नहीं है, और आखिरी में आपको देखनी है एक स्टॉक की प्राइस की लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर डायरेक्शन कैसे बन रही है, वो किस साइकिल्स के थ्रू चल रहा है। फिर अगला पैराडाइम जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि अर्निंग्स का ग्रोथ पैराडाइम। तो हर एक बिजनेस होता है, उसका जो ग्रोथ चलता है वो अलग अलग साइकिल्स में चलता है। और जैसा मैंने कहा पैसा पैसे को चेस करता है, तो ये जरूरी है कि हम समझें कि किसी भी बिजनेस में जहां हम पैसा लगा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ साइकिल कैसे चल रही है। तो इनमें आप बिजनेसेस को मैं जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं।
जिसमें से मेरी चॉइस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए क्या चॉइस होनी चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल हो, हमको स्टॉक में एंट्री एग्जिट कम से कम लेने पड़े। अगर ये आपको चाहिए तो आपके लिए जरूरी क्या है कि मार्केट में उस बिजनेस का अर्निंग जो है ना वो भी स्टेबल होना चाहिए। व्हेन आई से स्टेबल, इट शुड बी स्टेडीली ग्रोइंग। डोंट टेक इट एज इट शुड बी कांस्टेंट, ना ना। अगर प्राइस क्यों चढ़ेगा? क्योंकि पी बाय ई के साथ प्राइस चढ़ता है। अगर अर्निंग्स चढ़ती रहेगी तो मार्केट में आपकी प्राइस भी लोग चढ़ाते रहेंगे। तो जब मैं कहता हूं कि बिजनेस का अर्निंग स्टेबल होना चाहिए, यानी उसका ग्रोथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ग्रोथ को अगर आप बिजनेसेस में ढूंढोगे ना, तो अभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप गलत स्टॉक में कभी कभी काम करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेरा फेवरेट है, अगर आपको काम करना है किसी बिजनेस में, तो वो ओवर एवर ग्रोइंग बिजनेस होना चाहिए। प्रैक्टिकली एवर ग्रोइंग बिजनेस होते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो बिजनेसेस 2 साल से ज्यादा जिनमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है कि इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, इनका टॉप लाइन बढ़ेगा यानी धंधा भी बढ़ता रहेगा, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहे और बढ़ता रहेगा, ये स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें कुछ थीमेटिकली रन अप आ रहा है। जैसे आज की तारीख में ग्रीन एनर्जी देखिए आप। ग्रीन एनर्जी में बोलता हूँ ये डिकेडल थीम है, ये 10 साल की थीम है। कल ही मैंने सुना है कि यूरोपियन जो ये है लीग है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लोग 2026 के बाद कार्बन टैक्स लगाने वाले हैं फॉर ऑल देयर इंपोर्ट्स। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो अभी हम लोग स्टील वाले लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, स्टील में तो बहुत ही ज्यादा कार्बन क्रिएट होता है। ऐसे केस में अभी उनको ग्रीन पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। ग्रीन पॉइंट्स कैसे कलेक्ट होंगे? इफ दे क्रिएट मोर ग्रीन एनर्जी, इफ दे डू मोर ऑफ व्हाट डू यू से ई वेस्ट मैनेजमेंट, बेटर ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ऐसा डिमांड आने वाला है ई वेस्ट मैनेजमेंट का, ऐसा डिमांड आने वाला है ग्रीन एनर्जी क्रिएशन का कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी की थीम मुझे लगती है कि एक अच्छे से 4-5 साल तो पक्का चल सकती है। तो इसमें आप वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेसेस ढूंढिए। टिपिकली मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ग्रेविटा है। ग्रेविटा जो कि आज की तारीख में आप देखेंगे तो बैटरीज को रिप्लेनिश करता है। आगे जाकर के ली आयन बैटरीज को भी रिप्लेनिश करने की बातें ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में ईवी गाड़ियां बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है, लेकिन बैटरीज की लाइफ 7 साल की है। 7 साल बाद भयानक डिमांड आने वाली है कि इन बैटरीज का मैं क्या करूं। तो आपको ऐसे बिजनेस ढूंढने हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी दिखती है मुझे 4-5 साल की। फिर अगला जो बिजनेस जिसमें मुझे विजिबिलिटी दिखती है वो है डिफेंस की, क्योंकि इंडिया इंडिजनाइजेशन के कारण भी काफी डिफेंस का काम है, और अभी एक्सपोर्ट्स भी इंडिया करना चाहता है। जितना मैं समझ रहा हूं, ये गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि अगर आपको एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो आपका जो ट्रेड बैलेंस है उसको आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाना पड़ेगा। आप देखिए, जितनी भी इकोनॉमीज आज खराब हो रही हैं, श्रीलंका है, या आप कुछ मामलों में देखेंगे बांग्लादेश है या नेपाल है, इनके पाकिस्तान है, इनका चैलेंजेस क्या है? इनका एक्सपोर्ट दब गया है। अगर आपका एक्सपोर्ट दब जाता है तो क्या हो जाता है, आपका ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ जाता है, आपका पैसा बनाना जो है वो कम हो गया है, आपका खर्चा बढ़ गया है, वहां पे जाकर के इकोनॉमिक्स फंस जाती है। और अगर इंडिया को उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो एक बहुत बड़ा जरिया डिफेंस है। तो इसलिए डिफेंस की भी विजिबिलिटी काफी अच्छी लग जाती है। फिर इंडिया का डोमेस्टिक नेटवर्क जो है, लॉजिस्टिक्स बोलिए, ट्रैवल का बोलिए, या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए रेलवेज का बहुत बड़ा काम है। इंटरसिटी है, इंट्रा सिटी है, काफी कुछ पोटेंशियल है। कैपिटल गुड्स भी यहाँ से 1.5 साल तो भी अच्छा जाता हुआ दिखता है, क्योंकि एक 6 महीना तो हमने पहले ही गुजार दिया है। तो ये एवर ग्रोइंग बिजनेसेस का प्रोफाइल देखेंगे, इनके साथ रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो स्टेबल हो जाता है। और मेरा फर्स्ट चॉइस रहता है कि भाई एवर ग्रोइंग बिजनेस है क्या नहीं, कम से कम 2 साल से ज्यादा इस बिजनेस की ग्रोथ है क्या नहीं, राइट। इसमें एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स भी एवर ग्रोइंग में ही आएंगे ना? लेकिन इनको मैं एवर ग्रोइंग क्यों नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनमें जो ग्रोथ आने वाली है ना, एफएमसीजी स्टेडी स्टेडी स्लो स्लो है। 6% वगैरह ऐसी ऐसी ग्रोथ है ना। तो ये मेरे को, इसलिए मैं इनको उतना ग्रोइंग बिजनेस उस जोर से नहीं पकड़ सकता हूँ, राइट। फार्मा भी आप देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत जो है, आपकी कंडीशंस कैसी है ग्लोबली उसके ऊपर निर्भर करती है। पॉलिसी इम्पैक्ट भी काफी आते रहते हैं, राइट। जैसे आप देखोगे
एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, कोविड के दिनों में हमारे किसी भी प्लांट्स के ऊपर उनके जो अमेरिकन सर्टिफाइंग एजेंसीज रहते हैं उनके कुछ कंप्लेंट्स नहीं आते थे। अभी देखा बढ़ गए हैं वो, भी बहुत है? ज्यादा हो गए। अभी बहुत ज्यादा हो गया। वो यूएस एफडीए वालों को यहाँ इंडिया आने से ही डर लग रहा था, तो वो इंस्पेक्शन करके उनपे वो नोटिसेस भेजना तो दूर की बात हो जाती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई कैसी दुनिया है जब जरूरत पड़े तो सब बाजू में। एनीवे, तो इनमें ग्रोथ मुझे ऐसी फास्ट आते हुए नहीं दिखती। आईटी में आ जाएगी, लेकिन जब वहां के बिजनेसेस की जो डिमांड है, फिर वो जो अभी रिसेशन का डर है वो चला जाएगा तब। एफएमसीजी में मुझे एक स्टेडी बट स्लो ग्रोथ दिखाई देता है, इसलिए मैं उनको यहाँ पे एवर ग्रोइंग है, बट उनको मैं मोमेंटम के जरिए से नहीं देखूंगा। ठीक है। फिर दूसरा आपके आते हैं साइक्लिकल बिजनेसेस। यहाँ पे ना जनरली 6-7 महीने का, 2-3 क्वार्टर का आपको ग्रोथ प्रोफाइल दिख जाता है। इसमें टिपिकली मैं कमोडिटीज को पकड़ता हूँ, मेटल्स, टी, कॉफी, क्रूड, गैस, इनको मैं लेता हूँ क्योंकि ये साइक्लिकल है। 2 क्वार्टर की कभी कभी इसमें स्विंग आ सकती है, लेकिन इन स्टॉक्स में वही है, आपको 6 महीने बाद बाहर निकलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, क्योंकि हाँ, इनमें आपको कॉशियसली ट्रेल करना पड़ेगा। फिर इससे ज्यादा फिर आते हैं आपके सीजनल बिजनेसेस। यहाँ पे ग्रोथ आती है, लेकिन लिटरली 1 क्वार्टर वगैरह के लिए आती है। जैसे शुगर है, फर्टिलाइजर है, क्लोथिंग है, फुटवेयर है। ये स्कूल्स के अराउंड आपके फुटवेयर के इमीडिएटली आपको स्विंग्स दिखाई देते हैं। वाइट गुड्स अगर आप देखेंगे, एयर कंडीशनर्स वगैरह, तो ये अपनी अभी गर्मियां चालू हो गई तो यहाँ पे आपको उठाव दिखेगा, ठंडी आएगी तो ठहराव दिखेगा। तो इन स्टॉक्स में क्या होता है, शुगर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसे मोमेंटम में स्टॉक सब ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे आते हैं। आप ठीक से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस महीने से इस महीने के बीच में शुगर स्टॉक्स चलते हैं, क्योंकि ये सीजनल इंपैक्ट इनके ऊपर आता है। तो इन स्टॉक्स में अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस आपके हेवी होंगे। तो ये मेरा थर्ड प्रेफरेंस है। जब टिपिकली मैं ट्राई टू अवॉइड करता हूं इनको, क्योंकि क्यों करना है, अगर मेरे को 20 या 25 स्टॉक ही चाहिए पोर्टफोलियो में और वो एवर ग्रोइंग मिल रहे हैं, तो मैं इनकी तरफ नहीं देखता हूँ। मजबूरी में हाँ कभी लगे तो फिर ठीक है, एक आध नजर यहाँ पे दौड़ा दी। फिर अगला आ जाता है डी ग्रोइंग बिजनेसेस, वो बिजनेसेस जिसमें ग्रोथ ही नहीं है। तो ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑप्सिलेंस की तरफ चले जाते हैं। जैसे एक मोजेर बेयर है, आपको याद होगा, मालूम नहीं, इफ यू आर एक्टिव, 2006 टू 2008 इसमें बूम आ गया था, क्योंकि ये लोग सीडीज बनाते थे। सीडीज बनाते थे। हाँ, तो ये स्टॉक के पीछे लोगों ने चेस करना चालू हो गया, फिर आगे आपकी यूएसबी खत्म हो गया सब कुछ, राइट। फिर जैसे आज का थिएटर्स का भी बिजनेस अगर आप देखेंगे, पीवीआर वगैरह, जब से ओटीटी आ गया है तो धीरे धीरे करके इनमें भी आपको दिखेगा कि एक ठहराव सा आना शुरू हो गया है अर्निंग्स में। फूड फूड में भी क्यूएसआर में क्या हो गया है, जब आपको याद होगा, जब नया नया आया था पिज्जा, तब आपके पास सिर्फ डोमिनोज था और पिज्जा हट था, तो इनको मार्केट बहुत मिल गया। अभी क्या हो गया है कि लोगों ने खुद के क्लाउड किचन्स छोटे छोटे बना लिए, जहां से पिज्जा मिल रहा है। काफी फैमिलीज भी है, उन्होंने छोटे छोटे आउटलेट्स डाल दिए पिज्जा बनाने के। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें जो ग्रोथ है, लेकिन आपका जो पीस ऑफ केक है वो श्रिंक हो रहा है, राइट। तो इन बिजनेसेस को आप अवॉइड करेंगे, दैट इज ऑल्सो बेटर, राइट। तो ये ग्रोथ पैराडाइम को आप समझिए और उसमें से चूज करिए आपको किसके साथ रहना है। मेरी नजर में तो मैं तो रहना चाहूंगा कि मैं एवर ग्रोइंग बिजनेसेस के साथ में रहूं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे अभी आरबीएनएल है, रेलवेज है, सीमेंस है क्योंकि वो रेलवेज के साथ चलेगा, फिर टीटागढ़ वैगन है, वो भी चलेगा। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी में आता है तो गणेश इकोस्फीयर है, देन ग्राविटा है, राइट। फिर केपीआई एनर्जी है। फिर अभी धीरे से रिकवरी में आ रहा है आपका बोरो रिन्यूएबल, राइट। ये सब स्टॉक्स के मैं नाम ले रहा हूँ, इनको केस स्टडीज करके लीजिए, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि एवर ग्रोइंग बिजनेस क्या था। अनदर इंटरेस्टिंग वन इज योर शिवालिक बायोमेटल, राइट। ये ईवी के लिए शंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड अलॉयज है। और एक अच्छा है, अगर आप केस स्टडी पढ़ेंगे, राजरतन ग्लोबल। तो राजरतन ग्लोबल क्या बनाते हैं, ये बीड वायर्स बनाते हैं टायर्स के अंदर की। और ये टायर्स के अंदर की बीड वायर्स को अलग शेप में बनाना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है, उनकी थिकनेस वगैरह, उनका शेप हाईली कंट्रोल्ड होता है। बहुत ही हाई मोड बिजनेस है। और ये मिशेलिन को भी सप्लाई करते हैं और इंडिया में काफी टायर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं। ये एक टफ बिजनेस है जिसमें एंट्री बैरियर कम है, लेकिन ईवी गाड़ियां भी आ जाएगी तो भी टायर लगने वाला है, ग्रोथ तो रहेगी। तो इन केस स्टडीज को आप ढूंढेंगे तो एक, है ना, आपको अगर रैली भी मिलेगी ना, 6-7 महीने की मिल जाती है, तो आपको
अंदर बाहर ज्यादा नहीं करना पड़ता है स्टॉक में। जैसे आज की केस में अपार इंडस्ट्रीज आप देखिए, स्टेडीली चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है तो एवर ग्रोइंग बिजनेसेस ढूंढिए, आपको काफी स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसमें। क्लियर? ये एक दूसरा पैराडाइम था। फिर तीसरा पैराडाइम जो हम देखेंगे वो रहेगा आपका मोमेंटम पैराडाइम। मोमेंटम जो मार्केट में आता है वो लिक्विडिटी से आता है, मैंने बताया, लेकिन आपको जो स्टॉक सिलेक्ट करना है उसमें आपको मोमेंटम को ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसमें से बेटर स्टॉक्स ढूंढने पड़ते हैं। वो कैसे ढूंढते हैं, लेट अस लुक एट इट। तो मोमेंटम पैराडाइम में आपको जो है 4 लेवल पे काम करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये हमेशा मानना है कि कैश इज किंग इन द मार्केट। बहुत से बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे प्राइस पे मिल रही है, लेकिन अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला उसका। आपको मार्केट में इंतजार करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा कि जब लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश आएगा। जब एक्स्ट्रा कैश आएगा तब वो रिस्क लेना चालू करेंगे, तब वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। खास करके अगर आप मोमेंटम स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं, देयर विल बी टाइम्स, ऐसा वक्त आता है जब आपको मार्केट में काम दुकान बंद कर देनी चाहिए। बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पैसा ही नहीं लगा रहा है तो काहे का मोमेंटम आने वाला है, क्यों लेना है और क्यों बेचना है, राइट? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कैश इज किंग। मार्केट में ऐसा वक्त आता है जब आपकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल नहीं चलेंगी, आपको नुकसान पे नुकसान सहन करना पड़ेगा। उससे बचना है तो ध्यान रखिए कि मार्केट में लिक्विडिटी का स्टेटस क्या है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग कैश डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। इसका बेस्ट पैरामीटर मैं आपको बताऊं, वो है एफआईआई का डेटा। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, डीआईआई जो है वो मार्केट को गिरने नहीं देते हैं, लेकिन मार्केट को दौड़ाने का काम एफआईआई करते हैं। एटलीस्ट पिछले 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एफआई का पैसा अंदर आ रहा है या नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप देखिए मार्च 20 तक का, यानी मार्च 23 में 20 मार्च तक का डेटा देखिए। वहां पे देखिए एफआईआई मार्केट में से पैसा निकाल रहे थे। फिर आप डेटा देखिए 25 मार्च ऑनवर्ड्स का, आपको दिखेगा कि एफआईआईज ने मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दिया है। और 29 मार्च की तारीख थी कि जब क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि यहां से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। ये सब सिर्फ एफआईआई डेटा के ऊपर और निफ्टी के चार्ट के ऊपर से मैं बता पा रहा था कि ये सब हो रहा है। इसके पहले दिसंबर 15 से लेकर के 29 मार्च तक मेरा मार्केट में एक्सपोजर लाइट ही रखा था मैंने, या जीरो कर दिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई रिस्क नहीं ले रहा है तो मैं क्यों पैसा डालूं। ये बहुत जरूरी है। आप बुरे वक्त में भी अननेसेसरी अंदर बाहर करते रहेंगे ना मार्केट में, आपका नुकसान होगा, पैसा नहीं बनेगा। तो दूसरा मोमेंटम पैराडाइम जो आपको याद रखना है, मार्केट का खुद का मोमेंटम। क्योंकि अगर एफआईआई पैसा डाल रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो दिखेगा कहाँ पे आपको? वो दिखेगा आपके मार्केट की स्ट्रेंथ के ऊपर। आपका जो स्टॉक मार्केट है, आपका निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो अप ट्रेंड में आना शुरू कर देगा। इसी अप ट्रेंड में आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अगर आप कैंसलिम का मॉडल देखेंगे विलियम ओनील का, जो कि उन्होंने हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बुक में दिया हुआ है, उसमें जो एम है ना, वो एम है मार्केट का मोमेंटम। मार्केट के डायरेक्शन के सिवाय यहाँ किसी की बारात नहीं निकलेगी, ये बता सकता हूं मैं आपको। कितना भी आप जोर लगा दो, नहीं चलेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मार्केट का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिए। सुप्रीम फंडामेंटल्स, सुप्रीम ब्रेकआउट सेटअप, फेलियर्स रेट विल बी हाई अगर मार्केट का मोमेंटम नहीं है। तो मार्केट का मोमेंटम मॉनिटर करिए, उसके साथ ही अपनी स्ट्रेटेजीज को प्ले करिए। खास करके अगर आप मोमेंटम प्लेयर है, मैं तो मोमेंटम प्लेयर हूं, मैं ट्रेंड फॉलोइंग भी करता हूं, तो ट्रेंड के लिए भी मोमेंटम होना जरूरी है इन द मार्केट। अब मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्टॉक दौड़ेंगे, सभी सेक्टर दौड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा सेक्टर दौड़ रहा है। जैसे आज की तारीख में आईटी नहीं दौड़ रहा है, राइट? तो जस्ट मार्केट मोमेंटम में आ गया इसलिए मैं आईटी के स्टॉक्स ले लूं तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं फिर फंस जाऊंगा, राइट? तो दूसरी चीज आपको मॉनिटर करनी की, मार्केट मोमेंटम में है तो सेक्टर कौन सा मोमेंटम में है, किस सेक्टर की स्पीड अच्छी है। तो आज की तारीख में बैंक निफ्टी की स्पीड अच्छी है, आज की तारीख में ऑटो की स्पीड अच्छी रिकवर हो रही है। तो आपको क्या करना है कि
इन सेक्टर्स के ऊपर काम करना है। जो सेक्टर्स गिर रहे हैं जैसे आईटी है उसके ऊपर काम मत करिए, स्लो चल रहे हैं जैसे फार्मा है इनके ऊपर काम मत करिए। जो स्पीड के साथ चल रहे हैं, मार्केट भी अच्छा चल रहा है, सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, उस सेक्टर पे काम करिए। फिर और माइक्रो लेवल पे हमको आना है कि स्टॉक मेरा मोमेंटम में है क्या नहीं, वो देखना है। अभी बैंक निफ्टी तो मोमेंटम में है, कि मान लिया मैंने कि बैंक निफ्टी मोमेंटम में है, लेकिन क्या यस बैंक खरीदना अच्छा है? बैंक सेक्टर तो बैंकिंग ही है, लेकिन एस बैंक नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें मोमेंटम नहीं है। तो आपको क्या ढूंढना है? उस सेक्टर के वो स्टॉक्स ढूंढिए जिसके अंदर मोमेंटम है। जो तो लीडर्स हो वो। एब्सोल्युटली किन स्टॉक्स के बनस्पत या इंडेक्स चल रहा है वो ढूंढिए, है ना। तो उस सेक्टर का कौन लीडर है उसको ढूंढिए। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं, या चार्ट बाय चार्ट भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअली यहाँ पे जो दौड़ रहा है वो एसबीआई अच्छा चल रहा है। आपको लगेगा कि मेरे ख्याल से यूको बैंक भी अच्छा चल रहा है। तो बैंकिंग में कौन सा स्टॉक दौड़ रहा है वो ढूंढिए, उसके ऊपर काम करिए। गॉट इट। तो हमेशा मोमेंटम को आप 3 लेयर्स पे देखिए। ये कैश इज किंग को आप उतने भली भांति पहचान नहीं पाओगे। उसको पहचानने का आसान तरीका है कि मार्केट मोमेंटम में है क्या। तो आपका जो केक है वो ट्रिपल लेयर का होगा। सबसे पहले मार्केट मोमेंटम में है क्या वो देखिए, फिर कौन सा सेक्टर मोमेंटम में है वो देखिए, फिर आपका कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है वो देखिए। हमेशा इस पिरामिड के साथ मार्केट में काम करिए, ठीक है। सो ये मोमेंटम में है या नहीं है, इसे डिफाइन करने के लिए आप क्या इंडिकेटर या कुछ स्पेसिफिक टूल या नंबर यूज करते हो, या इट जस्ट लाइक के ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ, टिपिकली इसमें क्या रहता है कि आप जो यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं वो आप देख सकते हो आरएसआई वैल्यूज के साथ, है ना। अगर आपका आरएसआई वैल्यू 60 के ऊपर आ गया है, आप उसको ग्रिप कर सकते हो कि हाँ ये सेक्टर अभी मोमेंटम में है, या ये आपका जो ये है मार्केट है ये आपका मोमेंटम में आ गया है। तो उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। कुछ लोग एमएस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फॉर योर थिंग, इफ द 100 MA के ऊपर आ गया है आपका सेक्टर या आपका मार्केट, तो यू कैन टेक इट एज अ मोमेंटम। तो इन चीजों के ऊपर से आप मोमेंटम पहचान लोगे, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ पे जाइए, वो आपको बता देगा कि कौन सा स्टॉक विद इन दैट सेक्टर इज रनिंग। ये तीसरा पैराडाइम था जो कि हमने मोमेंटम पैराडाइम करके कैप्चर किया है। कि मोमेंटम अगर हमको लेना है तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन देखिए, फिर देखिए सेक्टर की डायरेक्शन क्या है, फिर देखिए कि आपके स्टॉक की डायरेक्शन क्या है। एक इंपॉर्टेंट पैराडाइम है जो कि स्टॉक सिलेक्शन में काम करता है, राइट। इसको हम टेक्निकली सिलेक्ट करने में भी यूज कर सकते हैं या फंडामेंटली भी सिलेक्ट करने में यूज कर सकते हैं। तो जब हम मोमेंटम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि स्टॉक जो है वो ऐसा रेस मारते हुए दौड़ता हुआ चला जाए, राइट। ये दौड़ता हुआ कब जाएगा? जब आपका जो बायर है ना, जब आपका बायर एक्साइटेड होगा ना, तब वो किसी भी कीमत को स्टॉक खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, उससे स्टॉक दौड़ेगा। बायर एक्साइटेड होना जरूरी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट जरूरी है, सेलर जो है ना, आपका सेलर जो है ये एब्सेंट हो जाना चाहिए। बेसिकली कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी स्टॉक तब बढ़ेगा जब देर इज अ हाई डिमांड एंड लो सप्लाई। ओके। हाई डिमांड कहां से आती है? बायर की एक्साइटमेंट से। बायर की एक्साइटमेंट कहां से आती है? फंडामेंटल से आती है टिपिकली। फंडामेंटल्स में अगर कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एकदम से बढ़ता हुआ दिखे, ग्रोथ का ट्रेंड अच्छा है, सेक्टोरल में कुछ पॉजिटिविटी आते देखे, तो बायर एक्साइट हो जाता है, वो दौड़ना चाहता है। जैसे परसों से 2 दिनों से आरबीएनएल के पीछे दौड़ रहे हैं, कल इरकॉन के पीछे लोग दौड़े, आज भी इरकॉन को दौड़ा दिया। तो ये कहीं पे तो भी एक्साइटमेंट आ गया है कि भाई रेलवेज को चेस करना है। तो ये आपको जरूरी है कि बायर में एक्साइटमेंट है। लेकिन अगर सेलर बहुत हो जाए, अगर सेलर बहुत हो जाए तो ये डिमांड तो आपकी मीट हो जाएगी। अगर खरीदने के लिए भी लोग एक्साइटेड है और बेचने के लिए भी लोग तैयार है, तो आपका तो स्टॉक दौड़ेगा नहीं। तो दूसरी चीज जरूरी है कि सेलर मार्केट में से एब्सेंट होना चाहिए, या स्टॉक की जो क्वांटिटी का जो सप्लाई है वो मार्केट में कम होना चाहिए। तो ये फंडामेंटली कैसे आप ढूंढ सकते हैं? तो बेस्ट तरीका है लो सप्लाई ढूंढने का, हाई प्रमोटर होल्डिंग देखिए आप, या और एक कॉम्बिनेशन है प्रमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआईआई। प्रमोटर प्लस इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ज्यादा हो। यस, अगर ये ज्यादा हो जाए तो अपने आप सप्लाई कम हो जाएगा। और ओवरऑल अगर आपका स्टॉक जो है वो स्मॉल या मिड कैप हो, तो भी आपका काफी हद तक सप्लाई मार्केट से कम हो जाता है।
तो इस पर्सपेक्टिव को याद रखिए जब भी आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। दूसरा है लो डिमांड हाई सप्लाई। इस केस में क्या होगा, खरीदने के लिए कोई एक्साइटेड नहीं है लेकिन बेचने के लिए लोग हड़बड़ा गए हैं, गड़बड़ में चल रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट आपका क्रैश हो जाएगा, राइट। तो ये स्टॉक्स तो टोटली अवॉइड है। फिर डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जहां पे स्टॉक गिरते हैं जोरों से लेकिन एक लेवल पे आने के बाद वो संभलना चालू कर देते हैं। ये संभलते हैं यानी क्या होता है, यहाँ पे बायर और सेलर डिसाइड कर रहे होते हैं, मन बना रहे होते हैं। सेलर सोच रहा होता है यार इससे सस्ते में नहीं बेचना चाहिए, लेट्स वेट। बायर सोच रहा होता है यार इससे महंगे में नहीं खरीदना, लेट्स वेट। तो खुद का ढांढस बना रहे होते हैं कि भाई आगे क्या होगा देखते हैं। एक इनडिसीजन वाला माहौल होता है। इनडिसीजन वाला माहौल हो जाता है, या जिसको हम देखते हैं मार्केट थियरी ऑफ मार्केट फेजेस में इंस्टीट्यूशंस के बीच की फाइट चल रही होती है। एक इंस्टीट्यूशन बेच के भागना चाहता है लेकिन दूसरा खरीदने में आतुर है, तो एक लेवल पे जो है फंस जाता है मार्केट। तो ये साइडवेज मार्केट के साइन होते हैं। इस पैराडाइम को समझिए, क्योंकि इस पैराडाइम में हमको एक्शन कुछ नहीं लेना है, हमको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये ऊपर भी फूट सकता है या नीचे भी छूट सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन का प्लेस होता है। तो इफ यू रियली लुक एट सप्लाई डिमांड पैराडाइम, हमेशा इवन जो हाई डिमांड लो सप्लाई जो है वो आपके प्राइस पैटर्न्स भी बताते हैं। जैसे आपका वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल, कप एंड हैंडल है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स हैं, राइट। ये भी आपको डिमांड और सप्लाई के मूवमेंट के बारे में बताते हैं, जो काफी हद तक आपको मार्क मिनर्वेनी की बुक में मिलेगा, एज वेल एज इनकी जो बुक है विलियम ओनील की बुक में मिलेगा, कि डिमांड और सप्लाई जो है प्राइस पैटर्न्स भी डिफाइन करते हैं। तो जब हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो इन 4 पैराडाइम को जो मैंने आपको बताया है, इनके ऊपर सीरियसली फोकस करिए, आपकी ग्रिप काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। मैक्रोस को समझिए, फिर किस तरीके के बिजनेसेस के पीछे जाना है वो समझिए, उनके साथ काम करिए। फिर मोमेंटम हमेशा नहीं रहेगा, पैसा कब मार्केट में लोग लगा रहे हैं, किस सेक्टर में लगा रहे हैं, किस स्टॉक में लगा रहे हैं, इसको समझिए। फिर सिलेक्ट करिए स्टॉक को, और चार्ट्स के ऊपर से, फिर मार्केट कैप के ऊपर से समझिए कि सप्लाई और डिमांड जो है वो स्टॉक का कैसा चल रहा है। हमको वो स्टॉक पकड़ना है जहां पे सप्लाई कम होना चाहिए, फिर डिमांड का इंतजार करेंगे, और जैसे ही डिमांड आ गई उसी स्टॉक में काम करेंगे जहां पे सप्लाई कम है। यानी आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में काम करोगे तो आपको रनअप अच्छा मिलता है फॉर योर मोमेंटम। तो ये 4 पैराडाइम्स हैं, इनको स्टडी करिए, इनके ऊपर समझने की कोशिश करिए। आपका मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो रेट ऑफ प्रॉफिट है, हिट रेट है, वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि मेरे को पैराडाइम समझ में आ गए, मेरे को मेरा फ्रेमवर्क समझ में आ गया है, अब मैं आगे कैसे काम करूंगा। तो इसके लिए अब आगे हमको क्या करना है कि हम अब एक छोटा सा खुद का मार्केट मोमेंटम का एक सिस्टम बनाएंगे, ओके। और देखते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है उसको हमने कैसे अप्लाई किया हुआ है। तो ये थे मिलिंद उपासनी जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने इन्वेस्टर्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसके बारे में बात की, फिर हमने इन चैलेंजेस में से कैसे रास्ता निकाले इसके ऊपर बात की, और हमने एक फ्रेमवर्क भी देखा जिनको मिलिंद जी स्लीप फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। तो इसमें स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट के जो रूल्स है उसके बारे में बात की। अब आगे आने वाले एपिसोड में हम इन फ्रेमवर्क जो हमने डिस्कस किया है इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें बाजार में, हम screener.in पे जा कर के कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं ये देखेंगे। तो आगे आने वाले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम पूरा का पूरा जो थियोरी हमने आज देखी है उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।